सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है विकास यानी डेवलपमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आप सभी के लिए। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर कवर किया है, और आपके ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है BH स्टडी पॉइंट। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं ये विकास होता क्या है। तो बहुत से बच्चे को ये डाउट था कि क्या सर जो विकास होता है और जो वृद्धि होती है क्या ये एक ही होता है या फिर ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जो विकास होता है और जो वृद्धि होती है ये दोनों अलग अलग होता है। विकास के अंतर्गत आता है आपका वृद्धि, ठीक है। अब ये विकास और वृद्धि होती क्या है इसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, आपको ये 4 चैप्टर करा दिए, ठीक है। लेकिन इनमें से आपको केवल और केवल 2 ही चैप्टर समझ में आए, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो ये जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, इसे कहा जाएगा आपका विकास, ठीक है। कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया है, आपके दिमाग में पूरी तरह से ये बैठ गया है। लेकिन जो आप ये बिल्कुल क्रम के अनुसार, मतलब आप बिल्कुल बस बढ़ते जा रहे हो, ये कहलाएगी आपकी वृद्धि। यानी ये जो वृद्धि होती है ये बिल्कुल आपकी मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वांटिटी बस बढ़ते जा रही है, लेकिन आपका जो मेन विकास है, जो आपको समझने आने वाला जो चैप्टर है वो आपको नहीं आया, ठीक है। तो जो विकास होता है ये आपको होता है गुणात्मक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि तेरी वृद्धि तो हो गई लेकिन विकास नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ है कि उसकी वृद्धि का मतलब होता है कि उसका शरीर का जो वृद्धि हो चुकी है, यानी कि उसका हाइट वाइट बढ़ चुकी है, कि वो लंबा हो चुका है, लेकिन जो उसका जो मानसिक विकास है वो नहीं हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो अब डेफिनेशन की बात की जाए तो ये जो विकास होता है, इसका हम डेफिनेशन बात की जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा जो लोगों के जीवन में जो सुधार होता है उसी को कहेंगे हम विकास। और अगर शिक्षा और स्वास्थ्य होगा तो लोगों का जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा, लोगों का जीवन विकसित होगा और लोग विकसित बनेंगे। और जैसे ही लोग विकसित बनेंगे तो जिस देश में वो रहते हैं उसकी जो इकोनॉमी होगी वो अपने आप ही विकसित हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं विकास की डेफिनेशन की, जो कि आपको आपके एग्जाम में लिख के आना आएगा। तो उसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो विकास से हमारा अभिप्राय लोगों के जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा सुधार और इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था में वृद्धि से है। तो ये था इसकी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा कि विकास के लिए सभी के लिए एक जैसा विकास नहीं होता है। हर व्यक्ति के लिए विकास का जो उद्देश्य होता है, जो अर्थ होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे बात की जाए एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की, तो जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होता है, भूमिहीन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास भूमि नहीं है, जो कि दूसरे के खेतों पर काम करता है। तो ऐसे में उसके लिए विकास का जो अर्थ होगा वो अलग हो सकता है। इसी प्रकार शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के लिए विकास का अर्थ भी अलग हो सकता है। मैंने इन उदाहरणों को इसलिए शामिल किया है क्योंकि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का उद्देश्य क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि कोई भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए उसी खेत पर जिस पे वो काम करता है, अगर उस खेत पर उसे काम करने के लिए अधिक दिन दे दिया जाए, बेहतर मजदूरी दे दी जाए, उसके गांव में अगर अच्छे स्कूल खुल जाए, ठीक है, और उसके साथ भी बिल्कुल भी भेदभाव ना किया जाए, और उसके बच्चे भी अगर उत्तम स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें, तो ये सभी चीज़ें उस ग्रामीण मजदूर के लिए एक विकास के अर्थ के रूप में, विकास के उद्देश्य के रूप में कार्य करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा शहर के अमीर परिवार की एक लड़की के लिए विकास के अवसर क्या हो सकते हैं, विकास के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो इसको अब हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए विकास के अवसर क्या हो सकते हैं कि उसे भी, एक लड़की के लिए विकास के अवसर क्या हो सकते हैं कि वो जो लड़की है उसे भी अपने भाई की तरह आज़ादी मिले, उसे भी उत्तम स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, वो भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने निर्णय खुद ले सके, और तो और वो भी अपने भाई की तरह विदेश में जाके शिक्षा प्राप्त करे। तो ये सभी हो जाएंगे उसके लिए विकास के उद्देश्य या फिर विकास के अर्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय। अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है इसको हम समझते हैं। कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई परिवार है जिसमें ए बी सी और डी और ई, ये 5 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। ए जो है मान लो 10 रुपये कमाता है, बी जो है वो 100 रुपये कमाता है, सी जो है वो कुछ नहीं कमाता है, और डी है वो भी कुछ नहीं कमाता है, लेकिन जो ई है वो 40 रुपये कमाता है। अगर बात की जाए इस परिवार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी कि औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है,
तो जब हम औसत व्यक्ति की बात करते हैं तो उसमें हम ये जो टोटल इनकम है ना इसको जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि जो क्या था 10 था, 100 था और 40 था, ठीक है। बाकी जो सी और डी थे उनके तो 0 थे। तो टोटल आय को हम जोड़ते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने मेंबर्स हैं, यानी 5 मेंबर्स हैं, ABCD 5 और ई, ठीक है, 5 आएंगे। तो ऐसे में टोटल जोड़ने में कितना आएगा, 150 आएगा बटे 5, यानी कि औसत व्यक्ति जो है वो 30 रुपये कमा रहा है, यानी कि हर व्यक्ति 30 रुपये कमा रहा है। भले ही ये जो सी और डी थे वो कुछ भी नहीं कमा रहे थे, लेकिन जब हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की कि औसत व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो उसमें माना जाएगा कि ये जो व्यक्ति है ये भी हर दिन 30 रुपये कमा रहे हैं। और जो 100 रुपये कमाता था उसको भी माना जाएगा कि वो हर दिन जो है 30 रुपये कमा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और ये कैसे निकाली जाती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसे निकाली जाती है। तो देश की कुल आय को, ये तो हमने सिर्फ अपने घर के स्तर पर मान लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कैसे इसको मेजर करते हैं, एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत निकल के आता है उसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आएगा कुल आय, जैसे कि हमने सभी आय को जोड़ा था ना, और बटे में कुल जनसंख्या जितने भी मेंबर्स थे, तो उसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा शिशु मृत्यु दर। अब ये शिशु मृत्यु दर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल की कोई ईयर है, ठीक है, जैसे कि 2022-23 ले रहा हूँ मैं। 2022-23 में मान लो 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो 1000 बच्चों में से उन बच्चों की संख्या जो कि 1 साल से पहले ही मर गए थे, ठीक है, उनको ही कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। यानी कि शिशु मृत्यु दर से हमारा अभिप्राय किसी वर्ष में पैदा 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों के अनुपात से है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा शिशु मृत्यु दर। अब बात करते हैं जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया था कि यह जरूरी नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। उदाहरण से ही समझा दिए। अब जैसे कि जानते हैं पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन पैसा है तो उतनी भी चीज़ें नहीं है। हालांकि आप कार, अपने सपने, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप नहीं खरीद सकते हो। जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण आप नहीं खरीद सकते हो, शांति और लोकतंत्र को आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। जैसे कि उदाहरण की बात की जाए, इसमें उदाहरण देने के लिए कहा ना, तो उदाहरण की बात की जाए तो महाराष्ट्र है। अभी जो महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा रिच स्टेट है, जैसे कि जो महाराष्ट्र है उसकी प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा अधिक है, यानी कि वहाँ पर जो औसत व्यक्ति को कमाता है वो काफ़ी अधिक है। लेकिन केरल की बात की जाए तो केरल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम है। लेकिन अगर यहीं साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता के मामले में, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसमें जो महाराष्ट्र है वो केरल से काफ़ी पीछे है। तो इसके उदाहरण भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा विकास के केंद्र बिंदु, यानी कि हम किस प्रकार विकास को माप सकते हैं, किसी व्यक्ति के विकास को हम किस प्रकार मेजर करते हैं, उन सभी को अब हम समझते हैं। तो इसका जो पहला मापदंड है, इसके 3 मापदंड है टोटल। पहला हैगा हमारा शिक्षा, ठीक है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा हैगा स्वास्थ्य, यानी कि जीवन जी पाना। और तीसरा हैगा क्रय शक्ति। क्रय शक्ति क्रय मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खरीदना, यानी कि संसाधनों तक पहुँच। तो इसी को कहा जाता है विकास के, ये तीसरा मापदंड है। तो टोटल मापदंडों की बात की जाए तो पहला है हमारा विकास, पहला हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। ये है हमारी विकास के 3 प्रमुख मापदंड, ठीक है, ये मापदंड है हमारे। इसी के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के विकास के स्तर को माप सकते हैं। इसी के द्वारा जो मनुष्य होता है वो अपना सार्थक जीवन जी पाता है। अब सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि वो 100-150 साल तक जीता। सार्थक जीवन का मतलब ये होता है कि जिस उद्देश्य के लिए उसने इस धरती पर जन्म लिया था, अगर उसने अपने उस उद्देश्य की पूर्ति कर ली है, उस उद्देश्य को अचीव कर लिया है। जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो अपने एक अचीवमेंट के लिए आता है कि अपने एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आता है। और जब उसने उस उद्देश्य की पूर्ति कर ली एंड जब उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच हो गई, यानी कि उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से सार्थक हो गया, बिल्कुल सफल हो गया। तो यही है जो कि मनुष्य के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये थे इनके विकास के मुख्य बिंदु। और इनको मेजर की बात की जाए तो ये जो मानव विकास, ये जो विकास है, इसके मापन सूचन की बात की जाए, सूचक की इसको किस प्रकार मापा जाता है, तो इसको HDI और HPI के द्वारा मापा जाता है। आपको HPI के बारे में उतना नहीं जानना है, बस आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, यानी मानव गरीबी सूचकांक इसकी फुल फॉर्म है। हमें मेन याद रखना है HDI के बारे में। HDI की फुल फॉर्म है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक है कि मानव किस प्रकार विकास कर रहा है, मानव का विकास का स्तर किस प्रकार है, तो इसको मेजर किया जाता है, इसको मापा जाता है UNDP के द्वारा। अब ये UNDP क्या है, तो ये एक संस्था हैगी जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ये एक प्रोग्राम हैगा जिसके तहत मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है और इसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है। प्रतिवर्ष इसको रिपोर्ट तैयार करनी होती है किसकी, HDR की, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो की। तो ये जो UNDP है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो UNDP है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जो कि हर साल वार्षिक मानव रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। और इसके आधारों की बात की जाए कि किस आधार पर ये मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करता है, तो पहला है हमारा स्वास्थ्य, यानी कि जीवन प्रत्याशा। लोग कितने समय तक, कोई व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो जन्म के समय उसकी हेल्थ कंडीशन को देख के हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति इतने समय तक जी पाएगा। तो ऐसे में ये जो अनुमान होता है इसी को कहा जाता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि कितने समय तक वो जिएगा। दूसरा है हमारा शिक्षा, यानी कि पढ़े लिखों की संख्या, कि वो कितना साक्षर है। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, या फिर हम कह सकते हैं आय, यानी प्रति व्यक्ति आय, कि वो औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। तो इन 3 आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी देश के विकास का स्तर माप सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो HDI है UNDP के द्वारा किस प्रकार मेजर किया जाता है, मापा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा मानव विकास सूचकांक के मुख्य घटक, यानी जो मैंने आपको 3 बताए थे ना, मापदंड, घटक कहो या फिर मापदंड कहो, एक ही बात है, ठीक है। तो पहला था हमारा जीवन प्रत्याशा, कि औसत व्यक्ति जन्म के समय कितना जी पाएगा, यानी कि जन्म के समय जीवन की औसत आयु को ही कहते हैं जीवन प्रत्याशा। दूसरा रहेगा साक्षरता दर, साक्षरता दर का मतलब होता है कि पढ़े लिखे कितने होंगे उस देश में। तीसरा रहेगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो औसत व्यक्ति है वो क्या कमा रहा है। और विभिन्न देशों में, ये तो हमने घर के स्तर पर बात कर ली थी ABCD के द्वारा, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसकी जो गणना की जाती है वो डॉलर में की जाती है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है। जब हम पूरे देश की जो इनकम है उसको पूरे देश की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल आता है प्रति व्यक्ति आय। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा मानव विकास सूचकांक। तो आपसे पूछा जा सकता है ये जो HDI है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो इंडेक्स, ये क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किसी देश के लोगों की साक्षरता स्तर, यानी कितने पढ़े लिखे हैं, औसत जीवन प्रत्याशा, यानी कितने समय तक वो जी पाएंगे, जन्म दर यानी मृत्यु दर, इन सब के मापन से है। और ये जो है संयुक्त संगठन के द्वारा ये तैयार किया जाता है और UNDP के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। ये जो HDI है, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके मैंने आपको मापदंड बता रखे थे, 3 मापदंड है इसके, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। तो इन मापदंडों के आधार पर ही जो है डिसाइड किया जाता है कि कौन कौन सा देश जो है कितना विकसित है, कितना ज़्यादा मानव विकास किसका अधिक है। तो इसके लिए जो इसका मापदंड का जो रेशियो हैगा, जो रेंज है वो है कि 0 से 1 तक, यानी कि जिसकी अगर 0.8 से ऊपर होती है उसे कहा जाता है अति उच्च देश, यानी उस देश का जो मानव विकास होता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। जिसका 0.7 से 0.799 तक होता है उसे कहा जाता है उच्च। जो भारत है वो मध्यम में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा सारणी। तो मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता दिया, मानव विकास सूचकांक के बारे में बता दिया, जो कि एक विकास का मापा जाता है, ठीक है। लेकिन UNDP के द्वारा ही सिर्फ और सिर्फ विकास को नहीं मापा जाता है, बल्कि इसके अतिरिक्त एक और संस्था है जिसके द्वारा किसी देश के विकास को मापा जाता है। कौन कौन सा है, तो दूसरा है हमारा वर्ल्ड बैंक। अभी जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ये भी किसी देश के विकास को मापदंड का आधार बनाता है, मापा जाता है। इसके द्वारा भी इसका जो आधार है, यानी कि किस बेस पे ये किसी देश को विकसित और अविकसित कहेगा, इसका जो आधार है वो है आय यानी पैसा। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ये इस आधार पर मापता है किसी देश के विकास को कि किसी देश के पास कितनी प्रति व्यक्ति आय है, इसके आधार पर ये विकास को मापता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों के वर्गीकरण के लिए किस प्रकार एक प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है, और इस मापदंड की अगर कोई सीमा है तो उसे भी बताइए। तो हमें बेसिकली बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका मापदंड क्या है। तो मैंने आपको बता रखा है जो वर्ल्ड बैंक है ये भी विकास को मापता है, ठीक है। ये भी किसी भी देश के विकास को मापने का काम करता है, और इसके जो मापने का जो आधार है वो है आय, यानी कि आय पर आधारित है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश को ये विकसित समझता है, और जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उसे ये अविकसित देश या फिर कम विकसित देश समझता है। इसकी सीमाओं की बात की जाए तो यानी कि ये उतना भी अच्छा मापदंड नहीं है, UNDP से ज़्यादा भी बेटर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं जब हम, तो आप जानते हैं कि हर देश की जो जनसंख्या होती है वो अलग अलग होती है, और ऐसे में हमें ये नहीं पता चल पाता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि ABCD के उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया था। इसमें जो C और D था, हालांकि वो कमा नहीं रहा था, लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो उसमें उसको कमाता हुआ दिखाते हैं। तो ऐसे में हमें ये नहीं पता चलता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, और इससे देशों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति का भी पता नहीं चल पाता है। लेकिन जो UNDP का जो मापदंड है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें हम पूरी तरह से मेजर कर सकते हैं कि किस प्रकार उसका विकास हो रहा है किसी देश का। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो इसी के ऊपर रहेगा कि मानव विकास को मापने के लिए जो UNDP का जो मापदंड है वो किस प्रकार विश्व बैंक से अलग है, हमें ये बताना है। तो जो विश्व बैंक है उसका मापदंड आपको बताएगा ये केवल आय पर आधारित है, और इस मापदंड की कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पीछे कि इसमें जो है हमें ये नहीं पता चल पाता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। तो इसीलिए जो आय के अतिरिक्त अन्य भी मापदंड होते हैं जो कि विकास को मेजर करने के लिए, मापने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सुरक्षा, आदर, व्यवहार, स्वास्थ्य, शिक्षा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बता रखा है कि UNDP द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके कौन कौन से मापदंड हैं, उन सभी को बारे में मैंने आपको बता रखा है। पहला आएगा स्वास्थ्य, यानी कि जो मानव विकास का जो प्रमुख मापदंड है वो आएगा स्वास्थ्य। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होती है, मानव विकास की दृष्टि से उसे उतना ही विकसित देश माना जाता है, और तो जिन देशों की जीवन प्रत्याशा कम होती है उससे उतना ही कम विकसित देश माना जाता है। दूसरा आएगा हमारा शैक्षिक स्तर, यानी कि किसी देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या, कि जितने ज़्यादा लोग साक्षर होंगे उसे उतना ही विकसित माना जाएगा, और जिसमें कम साक्षर होंगे उसमें कम विकसित देश माना जाएगा उसे। ठीक है। तीसरा आएगा हमारा आय। अब आय जानते हैं प्रति व्यक्ति आय जिसकी अधिक होगी, तो यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो UNDP का जो मापदंड है उसमें आय को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो मापन है उसको भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए जो UNDP का जो मापदंड है वो वर्ल्ड बैंक से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है धारणीयता। अब ये धारणीयता क्या होती है, ये आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं, ये लास्ट रहेगा। तो धारणीयता से हमारा अभिप्राय सतत पोषणीय विकास से है। मैंने आपको ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है संसाधन और विकास, उसमें मैंने आपको सतत पोषणीय विकास के बारे में बताया था कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना विकास करें, और साथ ही साथ हम संसाधनों का इस प्रकार भी दोहन ना करें, इस प्रकार के भी इतना ज़्यादा उपयोग ना करें कि आने वाली पीढ़ी तक ये बच ना पाए। ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का मामला है मानना है कि जिस तरह हम अंधाधुंध संसाधनों का दोहन कर रहे हैं यानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग की आवश्यकता है। तो यही था धारणीयता। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ऐसी वीडियो चाहिए हो तो चैनल पर बने रहें।